नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसकी हम आज 168वीं क्लास यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। जीके के एक मिक्स रिवीजन हम यहां पर करते हैं और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते, साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलते हैं। जिस क्वेश्चन के साथ जो जो फैक्ट जुड़े होते हैं, जो कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं, उनको भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। इस सीरीज से आपको यह भी आइडिया हो जाता है कि अलग अलग स्टेट के एग्जाम में, सेंटर के अलग अलग एग्जाम में किस टाइप के, कितने डीप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और जीके में किस किस लेवल के क्वेश्चन अब बनने शुरू हो गए हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, जो हमारी ये सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके जीएस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में रिवीजन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कल से एक नई सीरीज चैनल पे शुरू करेंगे जो आपके उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस सीरीज होगी, जिसमें सभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, खासकर आपकी जो धामी जी की पुस्तक है, यशवंत सिंह कठोर जी की पुस्तक है, अलग अलग जो किताबें हैं, उनके एमसीक्यूज को यहां पर कवर करेंगे, जिससे हमारे जो उत्तराखंड में नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं जीके को लेकर के, वो भी आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहे। उत्तराखंड की भी डिटेल सीरीज हमने शुरू करनी है, जिसमें हम परीक्षा वाणी को बेस मानकर एक पूरी डिटेल सीरीज शुरू करेंगे, जो हमारी टॉपिक वाइज चलेगी, थ्योरी की क्लासेस चलेंगी। लेकिन उससे पहले कल से हम उत्तराखंड की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने यहां पर जा रहे हैं और बहुत जल्द उसी तर्ज पर हिंदी की भी करेंगे, ताकि जो हमारे मेन 3 टॉपिक हैं, हिंदी, जीएस और उत्तराखंड, तीनों की आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलती रहे, तीनों का रेगुलर रिवीजन आपका होता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अब देखिए, यहां पर 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपके दिल्ली के नजदीक से शुरू होती है, दिल्ली से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक ये जाती है। तो ये तो एक से ज्यादा राज्यों में है। इसी प्रकार सतपुड़ा की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहां पर फैली हुई है, ये भी एक से ज्यादा राज्यों में है। अजंता श्रेणी की बात करते हैं, अजंता की पहाड़ियों की बात करते हैं, ये आपके केवल एक राज्य में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और आपको यही पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है। सही आंसर हो जाएगा अजंता की पर्वत श्रेणियां। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के बारे में हमने कल भी देखा था, ये आपके गुजरात से शुरू होता है, ताप्ती नदी घाटी से शुरू होता है और तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, जिस बीच में ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन सब में इसका विस्तार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? देखिए, मिट्टियों को लेकर भी डिटेल क्वेश्चन आपके बनते हैं। लाल मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, काफी प्रमुख मिट्टी वर्ग है। भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा प्रतिशत किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं, लगभग 40 से 43% के बीच में। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो मिट्टी वर्ग है, वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी भारत में लगभग 18% पाई जाती है। 18% इसका हिस्सा है भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती हैं। यह मिट्टी लाल रंग की होती है और इसके लाल रंग के होने का जो कारण होता है, वो इसमें आयरन ऑक्साइड का मौजूद होना होता है। यानी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसे फेरिक ऑक्साइड भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। जो लाल मिट्टी है, यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में, उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश थोड़ा कम होती है, उन क्षेत्रों में हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जो ये लाल मिट्टी होती है, ये थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ज्यादातर जो मोटे अनाज हमारे होते हैं, ज्वार, बाजरा, उनके लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत टिकाऊ विकास के लिए कितने लक्ष्य अपनाए गए थे? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक के सतत विकास के एजेंडा के तहत कुछ लक्ष्यों को अपनाया गया है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था कि इसके तहत पहला लक्ष्य क्या है, दूसरा लक्ष्य क्या है, तीसरा लक्ष्य क्या है। इन सारे टारगेट को पूरा करने की जो अवधि रखी गई है वो 2030 रखी गई है और इसमें कितने टारगेट
कितने लक्ष्य अपनाए गए हैं? ये अपनाए गए हैं 17। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तब आप कहेंगे 17। इसमें जो शुरुआत के 3-4 हैं वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि उनका क्रम पूछ लेता है। जो पहला टारगेट है इसके तहत वो है गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना। जो दूसरा टारगेट है वो है भुखमरी को पूरी तरीके से खत्म करना। जो तीसरा टारगेट है वो ये है सभी को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। और जो चौथा टारगेट है वो है सभी को एक अच्छी शिक्षा देना। तो पहला गरीबी से, दूसरा भुखमरी से, तीसरा स्वास्थ्य से और चौथा शिक्षा से संबंधित टारगेट है। ये क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य इसमें कौन से नंबर का टारगेट है? तो आपको पता होना चाहिए स्वास्थ्य इसमें तीसरे नंबर का टारगेट है। जो पांचवा है वो लैंगिक समानता से आता है। ठीक है, तो टॉप 5 आप याद करेंगे, इन्हीं में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। कितने लक्ष्य हैं टोटल? ये 17 लक्ष्य हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है, और एक और चीज इसको यहां पर ध्यान रखना, इन लक्ष्यों को अपनाया कब गया था? इनको अपनाया गया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1958 को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनके विपणन के लिए, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही है। ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर होगा। ये नेफेड है, इसी से मिलता जुलता एक नाम है आपका नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ठीक है, अगला, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मध्य पाषाण युग को मेसोलिथिक युग भी कहते हैं। हमारा जो सेकंड चैनल है उसमें हमने मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, पुरा पाषाण युग के बारे में डिटेल में बात करी थी एक क्लास में। हमने उसमें देखा था कि मध्य पाषाण युग को शिकार और पशुपालन का युग भी कहते हैं। इस काल में मनुष्य शिकार और पशुपालन आदि करना शुरू कर देता है। ठीक है, 2 बातें दी गई हैं इस युग से लेकर, देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। यह आपका बिल्कुल सही है। जो पत्थर से बने हुए औजार होते थे इस काल के, उनको क्या कहा गया है? उनको माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक है, दूसरा, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। यह वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इस समय जो मध्य पाषाण युग था, जो हथियार बनाए जाते थे वो पत्थरों से ही बनाए जाते थे क्योंकि पाषाण युग चल रहा है। लेकिन ये पत्थरों से बने हुए छोटे छोटे होते थे, इसीलिए इनको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। तो इनका आकार कैसा है? छोटा होता था, ना कि बड़ा होता था। तो पहला वाला सही है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था कि माइक्रोलिथ किस युग से संबंधित है? पुरा पाषाण से, नव पाषाण से या मध्य पाषाण से? तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोलिथ यानी पत्थर से बने छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है और यह मध्य पाषाण युग से संबंधित है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। केवल पहला यहां पर सही है। अगला है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फिर से 2 स्टेटमेंट हैं। भारत के तटीय इलाकों को लेकर के, पूर्वी तट और पश्चिमी तट को लेकर के हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में डिटेल में बात करी थी। उसी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन और कारण। देखिए, पहला, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखिए, जो ये प्रायद्वीपीय हमारा भारत है, इधर आ गया आपका ये पश्चिमी तट और इधर आ गया आपका पूर्वी तट। तो भारत में ज्यादा बंदरगाह किस तरफ है? भारत में ज्यादा बंदरगाह इस तरफ है। मुंबई का फेमस बंदरगाह इधर है, गुजरात का इधर है, कांडला पोर्ट हमारा इधर है, इधर की साइड हमारे कम बंदरगाह है। ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है। पहला वाला कथन गलत है। दूसरा कथन दिया है पूर्वी तट कम कटा फटा है। यह बात भी यहां पर बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। देखिए, कोई समुद्री तट अगर थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन हो, जैसे हमारा पूर्वी वाला तट है, तो वो बिल्कुल ज्यादा प्लेन है, जबकि जो हमारा पश्चिमी तट है उसमें थोड़े ज्यादा ऐसे कर्व हैं, कटा फटा ज्यादा है। जो ज्यादा कटा फटा होता है वहां पर अच्छे बंदरगाह बनते हैं। इसीलिए पश्चिम की साइड हमारे ज्यादा बंदरगाह हैं, पूर्व की साइड हमारे उतने बंदरगाह नहीं है। तो पूर्वी तट कम कटा फटा है, ये बिल्कुल सही बात है। तो कथन यहां पर गलत है और कारण यहां पर सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में हमने जाना भी था हमारी सीरीज में कि पश्चिमी तट अधिक कटा फटा हुआ है, इस कारण वहां पर ज्यादा बंदरगाह हैं, जबकि पूर्वी तट कम कटा फटा है और इस कारण वहां पर बंदरगाह भी काफी कम है पश्चिम की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें। फिर से दो स्टेटमेंट हैं संविधान सभा को लेकर के, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे जिसमें से एक एच.सी. मुखर्जी थे, तो पहला वाला बिंदु तो आपका सही है। हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उसी दिन संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों को चुना गया था, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे व्यक्ति थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये 2 व्यक्ति जो हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। 2 उपाध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? बी.एन. राव। ये कुछ इंपॉर्टेंट पद वाले हैं जो पूछे जाते हैं कौन किस पद पे था। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। क्या यह सही है? यह आपका फिर गलत हो जाएगा। देखिए, पहला वाला तो सही है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था। बाकी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वो सब आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। आज़ादी से पहले 22 जुलाई को केवल हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया गया था। आपको सही वाला बताना है, पहला वाला सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा वाला सही है? फिर से गांधी जी से जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। पहला, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। क्या यह वाला बिल्कुल सही है? यस, ये वाला सही है। देखिए, महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में करी थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना करी थी। क्या ये वाला कथन सही है? ये वाला कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो अखबार था इसकी स्थापना 1903 में करी थी और ये स्थापना भारत में नहीं दक्षिण अफ्रीका में ही करी थी। तो ये किस वजह से गलत है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में, ना कि भारत में। आपको सही वाला बताना है, पहला वाला सही है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1894 के अंदर। सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में करी गई है? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तब आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की है। यह पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? एक पेपर में यह पूछा गया है, तो 1875 में हुआ था। जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी उसी वर्ष यह किताब आई थी। यह किताब आपके हिंदी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां पर करी थी? यह आपके माणिक चंद्र वाटिका में इसकी स्थापना करते हैं आर्य समाज की, और यह कहां पड़ती है? यह आपके मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी पूछा जाने लगा है। आर्य समाज का उद्देश्य था वैदिक धर्म को दोबारा शुद्ध रूप में स्थापित करना। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनको लेकर एक और क्वेश्चन याद करना, इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी करी थी 1889 में। ठीक है, जो वेस्टर्न शिक्षा होती है, अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा जिसको कहते हैं, उसकी शिक्षा देने के लिए इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला, ममलूक वंश के किस शासक का शासनकाल सबसे लंबा रहा था? देखिए, ममलूक वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है। उसी वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस वंश में टोटल 11 राजा होते हैं, जिसमें सबसे लंबा जो शासन था वो इल्तुतमिश का था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इल्तुतमिश के बाद सबसे लंबा जो शासन था वो बलबन का था। कुछ एग्जाम में इसी क्वेश्चन को दिया गया और इल्तुतमिश का नाम नहीं दिया गया, तब आंसर क्या होगा? बलबन होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ नंबर 1 के बारे में नहीं आता है, जो नंबर 2 रहे हैं, नंबर 3 हैं, उनके बारे में भी सवाल बनता है।
इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया, यानी इसने लगभग 26 साल किया और बलबन ने लगभग 21 साल किया। आपको सबसे ज्यादा वाला पूछा है, इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना, जब हमने दिल्ली सल्तनत वाली क्लास को कवर किया था, डिटेल क्लास को, उसमें भी जाना था, क्योंकि जो गुलाम वंश था वो सब एक ही परिवार के व्यक्ति तो नहीं थे, वो सब एक दूसरे के गुलाम थे। गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। वो सारे अलग अलग परिवारों से थे, तो उनके द्वारा अपने वंश की स्थापना वहां पर करी गई। उस नाम पर भी आपको सवाल बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश उसको कहा जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो वंश स्थापित किया था वो कुतुबी वंश की स्थापना करी थी दिल्ली पर। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर शमसी वंश की स्थापना करी। क्वेश्चन आएगा किसने करी है, आप कहेंगे इल्तुतमिश। सबके सब माने किस में जाते हैं, गुलाम वंश में जाते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना करी। फिर बलबन आता है, बलबन बलबनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, इसे कौन सा मंत्रालय या कौन सा कार्यालय जारी करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको कहते हैं, IIP के नाम से जाना जाता है, और इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको निकालने का जो आधार वर्ष है वो अभी वर्तमान में कितना है, 2011-12 है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 क्या है? तो ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि सारे पवनों के प्रकार हैं, लेकिन किस प्रकार की पवन है, कहां की पवन है, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध की जो पछवा पवन है उनके नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करेंगे तो उसमें इन पवनों के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ इनका प्रकार देख लीजिए कि यह जो पवनें हैं, बहुत बार पेपर में आई हैं कि ये क्या हैं, तो ये पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की पछवा पवनें हैं। ठीक है, सल्तनत कालीन भू राजस्व के लगान निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकूत कहलाती थी? कानकूत या कनकूत कहलाती थी। तो सल्तनत काल में एक लगान की प्रणाली प्रचलित थी जिसको कहा जाता था मुक्तई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुक्तई क्या होती थी सल्तनत काल में? लगान निर्धारण की एक प्रणाली होती थी। मुगल काल में भी ऐसे ही एक प्रणाली प्रचलित थी जिसको कनकूत प्रणाली या नस्क प्रणाली कहा जाता था। तो दोनों एक ही नाम है जो कि किस में चलती थी, मुगल काल में चलती थी। नेक्स्ट है भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक अलग मंत्रालय के रूप में कब स्थापित किया गया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक नया मंत्रालय बन रहा है, वो भी भारत सरकार में। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हम देखते हैं, पहले ये मानव संसाधन जो मंत्रालय होता था उसके अधीन एक विभाग था, लेकिन इसे मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया 2006 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये किसके अधीन था? मानव संसाधन जो HRD मिनिस्ट्री होती है, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले ये उसके अधीन एक विभाग था। स्वतंत्र मंत्रालय इसे कब बनाया गया? 2006 में। नेक्स्ट है अकबर द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर के कुछ कार्य यहां पर दिए हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति क्या 1563 में होती है? यह आपका सही है, पहला वाला आपका करेक्ट है। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। मनसबदारी व्यवस्था क्या 1569 में शुरू हुई थी? यह गलत हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था 1567 में शुरू हुई थी, और आपको गलत ही बताना है, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में ले गया 1581 में, सही है। दहसाला प्रणाली शुरू करी 1579 में, यह भी आपका सही है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा को अंत किया था? तो दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। इसी प्रकार अकबर ने जजिया कर कब खत्म किया था? तो वो उसने 1564 में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना वो 71 में करता है और इसे अपनी राजधानी बना लेता है।
इसी प्रकार अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब किया? तो इबादत खाने की स्थापना 1575 में करी। अकबर ने अपने साम्राज्य को आप जानते हैं सूबों में विभाजित किया था। कितने सूबों में विभाजित किया था? 12 सूबों में। और कब किया था? तब आप कहेंगे 1580 में किया था। ठीक है। जो दहसाला प्रणाली है इसे 79 में लाया गया और 82 में लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? देखिए, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम शॉर्ट में बजट कहते हैं, केंद्र में जो बजट आता है वो आप जानते हैं आर्टिकल 112 के तहत आता है। जो केंद्र सरकार का यानी देश का जो बजट होता है उसको कहां पर बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का कहां पर उल्लेख है? आर्टिकल 112 में। तो ये देश का बजट है। आपसे पूछा है राज्य की विधायिका के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण है वो रखा जाता है, उसका उल्लेख राज्य के संदर्भ में किस आर्टिकल में है? केंद्र के स्तर पे तो 112 है, राज्य के स्तर पर 202 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राज्यों के बजट का उल्लेख आर्टिकल 202 में है और देश के बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई है? देखिए, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है हर 5 साल में इसकी रिपोर्ट जारी होती है। पिछली बार जो रिपोर्ट जारी हुई है इसकी वो 2019-21 के लिए हुई है। इससे पहले जब ये आया था तो 2015-16 में आया था। तो अभी आपका यही वाला चलेगा, इसी को लेकर सवाल आपके बनते हैं। इसके बाद NFHS 6 आएगा, उसके आंकड़े आपको पूछे जाएंगे अगले 2-3 साल तक। फिलहाल आपको इसी के आंकड़े याद करना है। इसकी रिपोर्ट को अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था और देश के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि देश की जो प्रजनन दर है जो पहले 2.2 थी NFHS 4 में, वो अब कितनी हो गई है? वो अब 2.0 हो गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो अच्छी यहां पर प्रजनन दर मानी जाती है कि किसी भी देश में इतनी होनी चाहिए, जो मॉडल है, जो आदर्श है, वो होता है 2.1। तो अभी देश की जो प्रजनन दर है वो आदर्श से यानी जो मानी जाती है कि ये सबसे अच्छी है उससे भी कम है। देश में अभी केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ज्यादा है। जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें हमारे बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। ये 5 राज्य हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रजनन दर है वो बिहार में है और सबसे कम सिक्किम में है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गांधी इरविन समझौते को लेकर के 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। यह आपका बिल्कुल सही है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच में समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं या जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। इस समझौते को मार्च एंड में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। वहां पर इसके प्रस्ताव को रखा जाता है। ठीक है, समझौते को रखा जाता है। तो पहला तो सही है। प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपका गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का जो प्रस्ताव था उसे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे हैं। प्रस्ताव को किसने किया है, रखा किसने है? नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो कथन है वो गलत है, पहला वाला सही है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है जो सही नहीं है, यानी आपको गलत वाले को चुनना है। तो सेकंड वाला गलत है, तो जहां पर सेकंड वाला है आप उसको चुनेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कौन सी समांतर सरकार सबसे अधिक समय तक चली थी? राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज में हमने समांतर सरकारों के बारे में बात करी थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी समांतर सरकारों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले समांतर सरकार कहां बनी थी? सबसे पहले समांतर सरकार बलिया में बनी थी। और किसके नेतृत्व में बनी थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह समांतर सरकार बनी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का जो तामलुक इलाका है, यहां पर समांतर सरकार का गठन किया गया। यह बंगाल में बनी थी तामलुक की समांतर सरकार।
इस समांतर सरकार को एक जातीय सरकार भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जगह पर जातीय सरकार बनी, वो तामलुक में बनी, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बनी। इसके बाद बनती है महाराष्ट्र के सतारा में। सतारा में जो समांतर सरकार बनी वो 1943 में बनी थी और यह समांतर सरकार 1946 तक चली। जितनी भी समांतर सरकारें बनी, जैसे बलिया वाली 42 में बनी, 42 में ही खत्म हो गई। तामलुक वाली जो जातीय सरकार थी 42 से लेकर के 1944 तक चली, लेकिन सतारा वाली कितनी चली? लगभग 3 साल चली। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार कौन है? सतारा की समांतर सरकार है। अगर पूछेगा सबसे पहले कौन सी बनी थी, वो बलिया की बनी थी। समांतर सरकार जो सतारा में बनी उसका नेतृत्व YB चौहान, नाना पाटिल और क्रांति सिन्हा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। यानी 4 स्टेटमेंट है, जो गलत है उसको चुनना है। देखिए, पहला, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो पहला वाला तो सही है। यह युद्ध 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ, यह भी सही है। अंग्रेजों का नेतृत्व वेलेजली कर रहा था। ठीक है, इस युद्ध के में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों ने जब इस युद्ध को जीत लिया, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध को जीत लिया, टीपू सुल्तान मारा गया, मैसूर पर अधिकार नहीं किया। मैसूर पर जो पुराना राजवंश था, जो शासन करता था, वोडियार राजवंश, इसी वंश को गद्दी से हटाकर मैसूर पर अधिकार शुरू किया था। किसने? हैदर अली ने, जो टीपू सुल्तान का पिता था। तो जैसे ही टीपू सुल्तान मारा गया, अंग्रेजों ने वोडियार राजवंश को मैसूर पर दोबारा से गद्दी पर बैठाया और उनके साथ सहायक संधि कर ली थी। तो सहायक संधि उनको स्वीकार करवाई, ना कि उन पर पूरा कब्जा कर लिया, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, केवल सहायक संधि उनको स्वीकार करवाई। ठीक है, तो तीसरा गलत है। चौथा, इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेलेजली था, यह बिल्कुल सही है। आपको गलत वाला बताना है, तो ये रहा आपका गलत वाला कथन, ऑप्शन सी। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। इनको पूरी डिटेल के साथ देखा, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, चीज़ों को लिंक करके यहाँ पर इनको देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।